Good morning to one and all present. I welcome you all on the MCIT digital platform. So, we were discussing about the fertilization topic and fertilization में हमें पता है 5 steps होते हैं. Number 1 approach of spermatozoa to ova, कैसे spermatozoa ova की तरफ approach करता है. Number 2 contact and capacitation, कैसे संपर्क स्थापित हो रहा है दोनों के बीच में, एंड प्लस कैसे इनकी निषेचन क्षमता एक्टिवेट होती है. नंबर 3 एक्रोसोम रिएक्शन की एक्रोसोम जो है स्पर्मेटोजोआ का जो एक्रोसोम भाग है वो कैसे रिएक्ट करेगा और कैसे रिएक्ट करके वो एक्रोसोमल नलिका का एक्रोसोमल ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा. 4th स्टेप में हम बात करते हैं एक्टिवेशन ऑफ ओवा की. जब मैं एक्टिवेशन की बात कर रही हूँ तो एक्टिवेशन मतलब साफ साफ होता है सक्रियन करना. एक्टिवेशन में सक्रियन होता है ओवा का. एक्रोसोम रिएक्शन स्पर्म की है, शुक्राणु की है, लेकिन एक्टिवेशन जो है वो किसका है, ओवा का है. और लास्ट स्टेप में आ जाता है फ्यूजन या फ्यूजन ऑफ प्रो न्यूक्लियाई. जो प्राक केंद्रक हैं उनका फ्यूजन किस तरह से होगा. नाउ एक क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि एक्रोसोम रिएक्शन किस तरह से होती है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं, बट एक बार हम डायग्रामेटिकली ऑब्जर्व कर लेते हैं कि होता क्या है एक्रोसोम रिएक्शन में. तो ये डायग्राम हमारा है एक्रोसोम रिएक्शन का. क्योंकि एक्रोसोम है तो एक्रोसोम में एक्रोसोमल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहेगी. इसको हम रेड से देख लेते हैं. ये जो है ये एक्रोसोमल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. और जब एक्रोसोमल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो एक्रोसोम में एंजाइम्स भी होंगे. तो ये जो एक्रोसोमल एंजाइम्स हैं अंदर की तरफ जो हैं वो क्या करते हैं, बाहर की तरफ रिलीज होते हैं. ये एक्रोसोमल एंजाइम्स बाहर रिलीज होंगे. प्लस यहाँ पर एक्टिन भी है जो ट्यूब्यूल फॉर्मेशन में नलिका निर्माण में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पूरा न्यूक्लियस वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट न्यूक्लियस वाला पार्ट है. प्लस ये जो मेम्ब्रेन है हमने कल ही पढ़ा था, ये जो मेम्ब्रेन है ये नीचे वाली जो मेम्ब्रेन है इसमें चेंजेस होंगे और चेंजेस ऐसे परिवर्तन होंगे कि ये मेम्ब्रेन ऊपर की तरफ उठने लगेगी. ये वाला पार्ट तो रिलीज हो जाएगा बाहर, राइट. ये जो पार्ट है ये तो रिलीज हो जाएगा बाहर स्रावित कर दिया जाएगा. लेकिन जब मैं बात करती हूँ इस भाग की तो ये भाग धीरे धीरे ऊपर उठेगा और ऊपर उठ के एक ट्यूब्यूल, एक एक्रोसोमल फिलामेंट बोल सकते हो, एक प्रोसेस बोल सकते हो, उसका निर्माण करेगा. और इसके अंदर क्या भी प्रेजेंट होते हैं, एक्टिन के माइक्रोफिलामेंट्स जिनको आप सूक्ष्म नलिका बोलते हो. तो एक्टिन के फिलामेंट्स भी यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे. तो इस तरह से एक्रोसोम रिएक्शन होता है और इस तरह से मेन जो चीज़ बनती है, मेन जो चीज़ फॉर्म होती है उसे बोलते हैं एक्रोसोमल प्रोसेस या एक्रोसोमल फिलामेंट. ये तो यहाँ तक बात हुई एक्रोसोम फॉर्मेशन कैसे हो रहा था. अब नेक्स्ट स्टेप में आएंगे हम एक्रोसोम रिएक्शन, एक्रोसोम फॉर्मेशन, एक्रोसोमल फिलामेंट फॉर्मेशन की बात हो गई. नाउ अब बात आएगी एक्टिवेशन. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक्टिवेशन. देखेंगे एक्टिवेशन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे एक्टिवेशन 3 स्टेप्स में होता है. यानी कि मैं ये नहीं बोल रही कि एक्टिवेशन 3 स्टेप्स में होता है, बट मैं ये ज़रूर बोल रही हूँ कि एक्टिवेशन के अंदर एक्टिवेशन में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व रहेंगे. देखते हैं कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं. ऑलराइट, सबसे पहली बात करूँगी मैं, क्योंकि जो कलर है एक्टिवेशन किसकी बात कर रही हूँ मैं, एक्टिवेशन किसका हो रहा है, ओवा का हो रहा है. तो जब कलर की बात करते हैं तो कलर चेंज सबसे पहला है रंग परिवर्तन या कलर चेंज. रंग में परिवर्तन, कलर में परिवर्तन कब आएगा, एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कब कलर में चेंज आएगा. तो जैसे ही ये हमारा ओवा है, सीधी सी बात, ये हमारा ओवा है, ठीक बात है.
ओवा से जैसे ही शुक्राणु बाइंड किया, ये हो गया स्पर्म। स्पर्म ने जैसे ही ओवा से बाइंड किया तो एक रिएक्शन होता है, यहाँ से कलर चेंज होना शुरू होने लग जाता है। ये जो एरिया है यहाँ से कलर चेंज होना शुरू होता है ओवा का, और हमने कलर चेंज होना ऐसे देखा है कि ऑलमोस्ट 20 सेकंड के अंदर, ऑलमोस्ट 20 सेकंड के अंदर कलर चेंज हो जाता है। अगर मैं बोल रही हूँ इसका कलर वाइट था तो वाइट से ये धीरे 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 20 सेकंड के अंदर अंदर कैसा हो जाएगा, ये कलर चेंज हुआ। फिर आगे जाएंगे, फिर और कलर चेंज हो रहा है, इतना पार्ट, ये पूरा कलर चेंज हो गया। और आगे जाएंगे तो यहाँ तक आते आते इसका पूरा कलर चेंज हो जाता है। मैं इसको बोलूँगी इसका पूरा कलर चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा देखो, पूरा कलर चेंज। नाउ क्या देखा हमने कि पहले इतना सा चेंज हुआ, देन ये चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं, ये चेंज भी देखने को मिल रहा है, ये भी कलर चेंज हुआ। एंड ये पूरा प्रोसेस कितनी देर में हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 20 सेकेंड्स लग रहे हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। इससे ज़्यादा टाइम ले ही नहीं रहा है वो, सिर्फ 20 सेकेंड्स में ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, राइट। अब सेकंड बात करेंगे हम, यहाँ पे कलर चेंज तो हमने देख लिया एंड टाइमिंग भी हमने देख लिया। 20 सेकेंड्स के अंदर इफ़ वाइट कलर का है तो वाइट से येलो कलर में चेंज हो जाएगा। और कहाँ से चेंज स्टार्ट होगा, जहाँ पे शुक्राणु की एंट्री पॉइंट है, जहाँ से शुक्राणु एंटर कर रहा है वहाँ से चेंज होना शुरू होगा एंड धीरे 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 कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। सेकेंड चेंज जो देखने को मिलता है, एक फर्टिलाइजेशन कोन जिसे हम बोलते हैं, उसका निर्माण होता है। फर्टिलाइजेशन कोन निर्मित होता है, इसे आप निषेचन शंकु भी बोल सकते हैं। फर्टिलाइजेशन कोन बोलो चाहे निषेचन शंकु बोलो, बात बराबर है। फर्टिलाइजेशन कोन का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। क्या रोल होता है फर्टिलाइजेशन कोन? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इस तरह से कहाँ से बाहर निकलेंगे? ओवा से, क्योंकि चेंजेस सारे कहाँ हो रहे हैं, एक्टिवेशन कहाँ हो रहा है? ओवा में हो रहा है। तो यहाँ से ओवा से इस तरह से बाहर निकलेंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और क्या करेंगे, जो स्पर्म आ रहा है उसको अंदर की तरफ खींच लेंगे। तो एक कोन जैसा स्ट्रक्चर, शंकु जैसा स्ट्रक्चर निर्मित होता है। देख लेते हैं क्या स्ट्रक्चर है। ये हमारा है, अपन ने पढ़ा था कॉन्टैक्ट वाला पार्ट। कॉन्टैक्ट हमने देखा था, तो किस तरह से होता है वो चीज़ ये शो की गई है कि ओवा, ये जो है ये पार्ट्स जो है ये ओवा है। ओवा पे कौन होते हैं? फर्टिलाइजन होते हैं। और ये जो है ये पार्ट स्पर्म है, शुक्राणु है। और शुक्राणु पर जब मैं स्पर्म की बात करती तो इस पे कौन प्रेजेंट होते हैं? इस पे एंटी फर्टिलाइजन प्रेजेंट होता है। ये रहा एंटी फर्टिलाइजन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इन दोनों को, फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन, एक दूसरे को पहचान कर, आइडेंटिफाई करके, रिकॉग्नाइज करके पास आते हैं। और इसी क्रिया को हम समूहन, समूह बना रहे हैं ना क्योंकि, तो एग्लूटिनेशन कहते हैं। ये मुझे आपको शो करना था डायग्राम, इसलिए मैंने इसमें पुट किया था। नाउ नेक्स्ट जो हम देख रहे थे ये है हमारे फर्टिलाइजेशन कोन का डायग्राम। ये फर्टिलाइजेशन कोन किस तरह से बनेगा? तो ये बात हुई फर्टिलाइजेशन कोन की। कैसे बनेगा ये भी देख लो। सबसे पहले प्लाज्मा लेमा भी है, ये प्लाज्मा लेमा, नीचे न्यूक्लियस भी होगा। यहाँ पे स्पर्म आके
आ रहा है, ये रहा स्पर्म, शुक्राणु। नेक्स्ट स्टेप में धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, कोन जैसा फॉर्मेशन कर रहा है, फिर ये रीजन और ऊपर उठ रहा है, गैप क्रिएट कर रहा है, फिर इस रीजन में और चेंजेस हो रहे हैं, और चेंजेस के बाद धीरे धीरे कोन का फॉर्मेशन हो रहा है। कोन का फॉर्मेशन होता हुआ एंड स्टेप में क्या देखने को मिल रहा है, हमें स्पर्म देखने को ही नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे स्पर्म की अंदर एंट्री हो रही है, और एंड स्टेप में जब देखेंगे तो एंड स्टेप में हमें स्पर्म दिख ही नहीं रहा, क्योंकि स्पर्म अंदर ले लिया गया है इन कोन लाइक स्ट्रक्चर से। तो इसी कोन को हम नाम दे रहे हैं फर्टिलाइजेशन, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, फर्टिलाइजेशन कोन। क्यों? क्योंकि ये निषेचन में हेल्प कर रहा है, निषेचन के समय पे स्पर्म को अंदर खींच रहा है, एंड जब शुक्राणु अंदर जाएगा तो ही फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया के दौरान एक शंकु बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, ओवा से बन रहा है, ओवा से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर निकलते हैं, एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या करते हैं, कोन बनाते हैं। कोन बनाते ही ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे अंदर खींच लेंगे, एक ऐसा रीजन बनेगा, अंदर खींच लिया जाएगा, और अंदर खींचते ही वापस से जो प्लाज्मा लेमा है वो वापस से नॉर्मल हो जाएगी, जैसे पहले थी वैसी की वैसी वापस से हो जाए। अब ये बात हुई फर्टिलाइजेशन कोन की। तो इसका फॉर्मेशन होता है एक्टिवेशन के दौरान। अब बात करूंगी मैं फर्टिलाइजेशन कोन की, बात के बाद आता है हमारा थर्ड प्रोसेस इसके अंदर जो होता है, एंड ये थर्ड प्रोसेस क्या होता है, कॉर्टिकल रिएक्शन, यानी कि कॉर्टेक्स भाग में कुछ रिएक्शंस होते हैं, कुछ क्रियाएं होती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। क्योंकि आपको पता है कॉर्टिकल कणिकाओं के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कॉर्टिकल कणिकाएं क्या होती हैं, गोल्जी काय से बन रही हैं, कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स भाग में प्रेजेंट है, और कॉर्टेक्स भाग में किसके, ओवा के कॉर्टेक्स भाग में प्रेजेंट है, और इसी के साथ साथ किससे भरी हुई होती हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स से भरी हुई होती हैं। प्लस अब इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का जब से ही लाइसिस होगा, या ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, कॉर्टिकल कणिकाएं जैसे ही फटेंगी तो क्या करेंगी, इनके अंदर जो कंटेंट्स हैं, इनके अंदर जो वाटर है, इनके अंदर जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स हैं, इनके अंदर जो एंजाइम्स हैं, वो सारे फट के कहाँ आएंगे, बाहर आएंगे। बाहर आने के कारण, बाहर आ रहे हैं तो बाहर आने के कारण हम क्या बोल रहे हैं कि इसका एक मेन काम है, और वो मेन काम क्या है कि ये क्या करती है, एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनाती है, निषेचन कला बनाती है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण करती है, निषेचन कला बनेगी, तो मेम्ब्रेन बनेगी, और ये मेम्ब्रेन का एक मेन काम होता है, इसको हम बाद में देखेंगे क्या काम होता है, ये अपन देखेंगे, ठीक। तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इस तरह से बनेगी। अब देख लेते हैं कि क्या होता है, इस एक्टिविटी को भी देख लेते हैं। ये डायग्राम था हमारा फर्टिलाइजेशन कोन का। अब डायग्राम आया हमारा कॉर्टिकल रिएक्शन का। कॉर्टिकल अभिक्रियाएं, कॉर्टिकल रिएक्शंस, ठीक बात। सबसे पहले फर्स्ट डायग्राम में हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये जो है ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के अलावा अगर ये बात करूँ तो क्योंकि कहाँ प्रेजेंट है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, कॉर्टेक्स भाग में प्रेजेंट हैं, कॉर्टेक्स भाग में उपस्थित हैं, तो इसलिए कॉर्टेक्स भाग में प्रेजेंट हैं, इसीलिए
इसे बोला गया है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। नाउ दूसरी चीज़, ये जो हाफ हाफ है इनको हम हेमिस्फेयर बोल सकते हैं, हेमीस्फेयर। हाफ है सर्कल तो हेमीस्फेयर। ये वाली जो है ये प्लाज्मा लेमा है और प्लाज्मा लेमा के ऊपर हमें दिख रही है विटेलाइन झिल्ली, विटेलाइन मेम्ब्रेन। सीधा सा डायग्राम, सिंपल सा डायग्राम हमें दिख रहा है। नाउ सेकेंड डायग्राम में जब हम देखते हैं तो क्या हुआ, ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स थे, कॉर्टिकल कर्णिकाएं थी, ये बर्स्ट हो गई, फट गई, इनका लाइसिस हुआ। लाइसिस होते ही देखो ये दोनों मेम्ब्रेन्स एक दूसरे से पास आने लग गई, यानी कि इनका लाइसिस होते ही ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स इस मेम्ब्रेन से जुड़ने लग गए हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ही लाइसिस हुआ सारे इन्होंने अपने कंटेंट्स जो थे बाहर स्पिल आउट कर दिए। इनके कंटेंट्स में म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स एक मुख्य कंटेंट है, एक मेन पार्ट है। नाउ जैसे ही इन्होंने अपने कंटेंट्स सारे बाहर रिलीज़ किए, बाहर रिलीज़ करते ही एक चीज़ देखने को मिली कि जो विटेलाइन मेम्ब्रेन थी, विटेलाइन झिल्ली थी, उसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है और प्लाज्मा लेमा उससे काफ़ी दूर चली गई। जो विटेलाइन झिल्ली थी उससे प्लाज्मा लेमा काफ़ी दूर चली गई, काफ़ी दूर देखने को मिल रही है, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई एंजाइम आया है और उस एंजाइम ने क्या किया है, इनके बीच में जो बॉन्ड्स थे उनको चेंज कर दिया है। या तो हम बोल सकते हैं ट्रिप्सिन आया होगा, उसने बॉन्ड्स को तोड़ा होगा, और क्योंकि ट्रिप्सिन एंजाइम आया है तो ट्रिप्सिन एंजाइम आकर क्या कर रहा है, बॉन्ड्स को तोड़ रहा है, बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहा है। और मोस्टली ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन किस पे वर्क करता है, प्रोटीन पे कार्य करता है। सो ट्रिप्सिन बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहा है। अब एक और एंजाइम आ सकता है यहाँ पर, पेरोक्सीडेज, और ये क्या करेगा, मेम्ब्रेन्स के बीच में क्रॉस बाइंडिंग करवाएगा। पहले सीधे बाइंडिंग थी, अब चेंज करके उसको क्रॉस बाइंडिंग करवा रहा है। सो क्रॉस बाइंडिंग पेरोक्सीडेज करवाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में जब हम जाएंगे तो इनके बीच में काफ़ी डिफरेंस क्रिएट हो गया है और इस डिफरेंस के कारण इस गैप को हम क्या बोल रहे हैं, पेरीविटेलाइन स्पेस। क्योंकि स्पेस है तो फ्लूइड फिल्ड स्पेस हो सकती है, पेरीविटेलाइन स्पेस। विटेलाइन मेम्ब्रेन जो है वो धीरे धीरे क्योंकि इसके कंटेंट्स बाहर स्पिल आउट हुए थे तो धीरे धीरे इसमें भी चेंजेस हो रहे हैं एंड इन चेंजेस की वजह से ये मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो रही। डबल मेम्ब्रेन में कन्वर्ट होने के कारण इसको अब हम क्या बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। नाउ नीचे की तरफ देखेंगे तो इस डायग्राम को और अच्छे से समझेंगे। इस डायग्राम में हमें साफ साफ दिख रहा है कि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन तो बन गई, पेरीविटेलाइन स्पेस भी बन गई। ये जो प्रोसेसेस हैं, ये प्रोसेसेस ये साइटोप्लाज्म के पार्ट हैं, तो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस बोल सकते हो। साइटोप्लाज्म के ही प्रवर्ध हैं, तो साइटोप्लाज्मिक प्रवर्ध हो गए, प्रोसेस हो गए। लेकिन इसके ऊपर की तरफ यहाँ देखोगे, यहाँ पे डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इन्हें हम बोल रहे हैं हाइलीन लेयर, हाइलीन लेयर। और नीचे कॉर्टेक्स ऑफ द एग है ही सही। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, दो हैं, एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन और दूसरा हाइलीन काचाब लेयर जिसे आप बोलते हैं। तो हाइलीन लेयर का मेन काम क्या होता है, जो भी ब्लास्टोमेयर्स बनते हैं, ब्लास्टोमियर्स सबको पता है, ब्लास्टुला में जो कोशिकाएं बनेंगी वो ब्लास्टोमियर्स कहलाएंगी। और ब्लास्टोमियर्स एक दूसरे से जब जुड़े हुए रहते हैं तो किसके द्वारा जुड़े हुए रहेंगे, इससे। ये क्या काम कराता है, ब्लास्टोमियर्स को एक दूसरे से जॉइन रखता है, क्लीवेज के टाइम पे भी एक दूसरे से जोड़ कर रखता है। एंड हाइलीन लेयर स्टिकी लेयर है, स्टिक करती है सेल्स को एक दूसरे से। तो हाइलीन लेयर का फंक्शन क्लियर है, बट फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है ये भी हम देखेंगे।
कि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की जब मैं बात कर रही हूँ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम यही होता है कॉर्टिकल रिएक्शन का कि इसमें फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन सके। डबल मेम्ब्रेन है, ये हमें साफ दिख रहा है, डबल लेयर है इस तरह से। तो इस मेम्ब्रेन का काम क्या है कि कोई भी स्पर्म आएगा तो उसके बाद ही बनेगी। पहली बात तो एक स्पर्म एंटर किया, रिएक्शंस हुए, तभी बना। एक्टिवेट कब हुआ ओवम? ओवम कब सक्रिय हुआ? जब स्पर्म आया, रिएक्शन हुआ, एक दूसरे से कांटेक्ट स्थापित हुआ। तो उस कंडीशन में अब ये डबल लेयर क्या करेगी? दूसरे स्पर्म्स को एंट्री करने से रोकेगी, उनको वहीं पे स्टॉप कर देगी। दे कांट एंटर इनसाइड, अंदर एंटर नहीं कर सकते बिकॉज ये ब्लॉक कर रही है दूसरे आने वाले स्पर्म्स को। सो एक तरह से इसका मेन काम क्या है? पॉलीस्पर्मी को रोकना। पॉलीस्पर्मी बहुशुक्राणुता नहीं करवाने देगी, ये पॉलीस्पर्मी को रोकेगी, बंद करेगी, स्टॉप करेगी। सो ये मेन था। अब बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस की जिसे हम देखते हैं लास्ट प्रोसेस बचता है, क्योंकि एक्टिवेशन में हमने पढ़ लिया कलर चेंज, फर्टिलाइजेशन कोन, कॉर्टिकल रिएक्शन। अब लास्ट प्रोसेस इसका जो बचता है वो है फ्यूजन ऑफ, किसका फ्यूजन? प्रोन्यूक्लियाई का फ्यूजन, प्राक केंद्रक का फ्यूजन, संलग्न जिसे हम बोलते हैं। तो फ्यूजन पे बात करेंगे तो फ्यूजन देखने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पार्ट देख लेते हैं। फ्यूजन से पहले प्रोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन भी होगा। प्रोन्यूक्लियस या प्रोन्यूक्लियाई, कुछ भी बोले हम, प्राक केंद्रक बोले तो इधर मेल प्रोन्यूक्लियाई होता है, इधर फीमेल प्रोन्यूक्लियाई होता है। मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। अब ये बनते कैसे? भाई प्राक केंद्रक बन रहे हैं बट बनते कैसे हैं ये भी देखना ज़रूरी है। सो प्रोन्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कैसे होगा? जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस, जो केंद्रक है वो केंद्रक फूल जाता है, स्वेल कर जाता है, इंटरफेज अवस्था में वो फूल जाता है और फूल कर कैसा हो जाता है? बड़ा हो जाता है। और फूलने के साथ साथ इसके अंदर कुछ कंटेंट्स भी आ जाते हैं, जैसे वाटर का एक्स्ट्रा वाटर आ जाएगा। तो उस अवस्था में क्या होगा? उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, तो मेल प्रोन्यूक्लियस भी फूल जाएगा एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस भी फूल जाएगा। इवन फीमेल जो है, मादा प्राक केंद्रक जिसे आप बोलते हैं, प्राक केंद्रक फीमेल में क्या देखने को मिलेगा कि इसमें वेसिकल्स का फॉर्मेशन भी हो जाएगा और उन वेसिकल्स को हम नाम देते हैं कैरियोमियर्स। यानी कि इनके अंदर कैरियोमियर्स का फॉर्मेशन होता है और कैरियोमियर्स के द्वारा, मतलब ये क्या है एक्चुअल में? वेसिकल्स है। तो कैरियोमियर्स के द्वारा क्या होगा? ये और ज़्यादा फूल जाएगा, साइज में इंक्रीज हो जाएगा। एंड दोनों जैसे ही साइज में इंक्रीज करते हैं तो बाद में, क्योंकि मेल प्रोन्यूक्लियस ओवा के अंदर एंटर करेगा, ये ओवा सपोज यहाँ से आ रहा है स्पर्म, यहाँ पे आया, यहाँ प्रोन्यूक्लियस मेल का, यहाँ प्रोन्यूक्लियस फीमेल का, दोनों क्या है? एन और एन, और दोनों मिल जाएंगे, मिलकर क्या हो जाएंगे? 2n, फ्यूजन हो जाएगा, दोनों प्रोन्यूक्लियस एक दूसरे से मीट कर जाएंगे। बट जिस पाथ से ये आ रहा है, स्पर्म एंटर कर रहा है, उसको हम बोलते हैं भेदन पथ या फिर पेनिट्रेशन पाथ। इम्पॉर्टेंट है पेनिट्रेशन पाथ।
तो डायग्राम ही देख लेते हैं हम यहाँ पे, और क्लियर हो जाएगा उससे चीज़ें। ये रहा हमारा फर्टिलाइजेशन कोन फॉर्मेशन हुआ था। तो फर्टिलाइजेशन कोन के कारण यहाँ पे स्पर्म एंटर कर पाया, स्पर्म हेड और मिडिल पीस आए अंदर, हेड के साथ साथ न्यूक्लियस भी आ रहा है। ये पोलर बॉडी जुड़ी हुई रहती है, हमको पता है। ये पोलर बॉडी जुड़ी हुई है, ये माइटोटिक स्पिंडल बन रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। अब सेकंड में देखेंगे हम, ये स्पर्म का प्रोन्यूक्लियस, ये एग का प्रोन्यूक्लियस, चेंजेस हो रहे, देखिए कैरियोमियर्स बन रहे हैं इसके अंदर। दोनों प्रोन्यूक्लियस, दोनों प्राक केंद्रक यहाँ पे आपस में एक दूसरे के पास आएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। ये फ्यूजन हो गया। फ्यूजन होते ही क्या हो जाएगी बॉडी, 2n हो जाएगी, डिप्लॉयड हो जाएगी, द्विगुणित हो जाएगी। लेकिन जिस पाथ से आ रहे हैं, जिस एरिया से ये आ रहे हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन पाथ या फिर पेनिट्रेशन पाथ, या तो निषेचन पथ या फिर भेदन पथ, पेनिट्रेशन पाथ भी से हम बोलेंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी है कि क्या हेड रीजन जब एंट्री होती है तो क्या हेड रीजन सबसे पहले आता है और फिर मिडिल पीस रीजन और फिर यहाँ पे बीच में क्या होता है, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल? लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब एंट्री होती है तो स्पर्म 180 डिग्री पर घूम जाता है, 180 डिग्री पे घूम जाएगा। घूमते ही क्या होगा, पहले एंट्री कौन करेगा अंदर, मिडिल पीस। मिडिल करना एंट्री ऐसे थी कि हेड रीजन में मींस न्यूक्लियस, क्योंकि एक्रोसोम की तो रिएक्शंस हो चुकी हैं। न्यूक्लियस के बाद आना था प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, निकटस्थ तारक केंद्र जिसे बोलते हैं, और इसके बाद आना था मिडिल पीस भाग। कुछ जंतुओं में मिडिल पीस भाग भी अंदर एंटर नहीं करता है, कुछ जंतुओं में सिर्फ टेल भाग बाहर रहता है, बाकी सारे पार्ट्स एंटर कर जाते हैं। सो अलग अलग जंतुओं के अकॉर्डिंग, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोसेसेस हैं, कुछ ना कुछ स्लाइड चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन एंटर ऐसे करना था। अब सबसे पहले एंटर कैसे करते हैं, पहले मिडिल पीस, फिर ये, और फिर न्यूक्लियस अंदर की तरफ एंटर करता है। तो 180 डिग्री पर रोटेशन भी देखने को मिलता है यहाँ पे जब एंट्री करते हैं। पेनिट्रेशन पाथ ऐसा पाथ है जहाँ से एंट्री हो रही, राइट। तो ये हमारे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेसेस थे जो हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गए। अब मैं बात करूँगी, अपन ने पढ़ा पॉलीस्पर्मी को रोकता है, कौन रोकता है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। अभी बनी थी कॉर्टिकल रिएक्शन में, तो पॉलीस्पर्मी को रोकेगी। पॉलीस्पर्मी क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अंडाणु के साथ एक से ज़्यादा शुक्राणु का फ्यूज़न हो सके, उसे हम पॉलीस्पर्मी बोलेंगे। बट पॉलीस्पर्मी हमें करवानी नहीं, बिकॉज पॉलीस्पर्मी अगर हुई तो ऑर्गेनिजम्स हमारे 3n ट्रिप्लॉइड हो सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स हमारे 4n हो सकते हैं। जितने स्पर्म्स फ्यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंगली प्लॉइडी चेंज हो सकती है। सो हमें वो चीज़ नहीं करवानी है, इसलिए हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी का साफ साफ मीनिंग क्या है कि कैसे पॉलीस्पर्मी जो है वो ब्लॉक हो सकती है, पॉलीस्पर्मी को कैसे रोका जा सकता है। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन अराइज होता है कि पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी और एक होता है फास्ट ब्लॉक। जब मैं बात कर रही हूँ स्लो ब्लॉक की, स्लो का मतलब ये है कि धीरे धीरे पॉलीस्पर्मी को रोका जा रहा है, बहुत टाइम ले रहा है ये प्रोसेस। और वो प्रोसेस कब होगा, स्लो ब्लॉक कैसे होती है, अब भी हमने जस्ट पढ़ा है, कॉर्टिकल रिएक्शन के द्वारा, कॉर्टिकल क्रियाओं के द्वारा